वेलकम टू लर्न विद दिव्यांगना। सो गाइस, अभी हमारा जो एक पार्ट रहना था ना, डेट इज प्रोविजंस वाला, ठीक है। मैंने आपको सारा सिलेबस कवर करा दिया है। जो एक दो चीज़ें हैं बीच में वो बस मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो वो आपका आज कल में जस्ट पूरा कंप्लीट ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना कुछ नेशनल पॉलिसीज़ हैं जो मतलब पुरानी जो आपकी हिस्टोरिकल आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वो सब आपको पढ़ना है। और साथ में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो चाइल्ड राइट्स, कुछ बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है, बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, वो सारी चीज़ में हमें बेसिकली पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड राइट्स की, ठीक है। बाल अधिकार क्या है? तो जो आपका UNCRC, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई बच्चों को क्या होना चाहिए, तो राइट ऑफ प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, यानी कि बच्चे को यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उसको केयर करो, उसका नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक गैर भेदभाव, ठीक है, उसको किसी भी प्रकार का उसको इसके साथ आपको भेदभाव नहीं करना है, चाहे आप जाति के आधार पर करें, चाहे रंग के आधार पर करें, चाहे बोली के आधार पर करें, चाहे किसी भी आप आधार पर करें, जेंडर के आधार पर करें, आप लोग बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हर किसी बच्चे को राइट है सर्वाइवल मतलब जीने का। जीने में क्या क्या चीज़ आती है, जैसे शेल्टर आ जाता है, फूड आ जाता है, क्लोथिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये कहता है कि देखो, ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि हर बच्चे को राइट है। पहली बात तो हर किसी के लिए राइट है ये, लेकिन जो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पे इन लोगों को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रोटेक्ट करा गया है, ठीक है, कि आप उनके साथ इन सब बेसिस पे किसी भी तरीके से रॉन्ग मैंने इसलिए लगाया है कि यहाँ पे आप इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, चाहे रेस के आधार पर हो, कलर, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन, ओपिनियन, हेल्थ, जेंडर, वेल्थ एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे और ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दिखाया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यानी कि EFER, ये ER एक है और ये CR एक है। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। एक पहले आप हमारे 7 थे, बट वो जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला था उसको चेंज कर दिया, वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि EFERCC, ठीक है, किसी भी तरीके से आप करेंगे। तो अगर हम देख लेते हैं सारी चीजें, ई का मतलब तो है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार है। F मतलब राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। E मतलब कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के अगेंस्ट है ये चीज, ठीक है, जो बच्चों का शोषण किया जाता है। ये जो R है मतलब ये किसका है, बेसिकली रिलीजन, ठीक है, धर्म के आधार है, मतलब कि धर्म का राइट है किसी को, चाहे वो कोई भी धर्म अपनाए, सबको अपनी स्वेच्छा है, सबकी अपनी मर्जी है। एंड कल्चरल, एंड ये जो C है, ठीक है, ये वाला ये है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल जो है, ठीक है। और जो एक और C बचता है लास्ट का, उसका मतलब होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 हैं, ठीक है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए भी। और दूसरा, भाई हर इंसान को अपने फंडामेंटल राइट्स को पता ही होना चाहिए कि आपके क्या मौलिक अधिकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम CRC की बात करते हैं। CRC की फुल फॉर्म होती है कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड पे कन्वेंशन लाया गया, ठीक है। इसको कब अडॉप्ट करा गया? इसको 1989 में अडॉप्ट करा गया, लेकिन जो ये लागू हुआ ये 1990 में इसको लागू करा गया, ठीक है। इसके अंदर क्या थे, टोटल 193 मेंबर्स की यहाँ पे इन्होंने पुष्टि करी। केवल यूनाइटेड स्टेट इसमें जो था, मतलब कि अमेरिका जो था, वो इसके अंदर एग्री नहीं था। बाकी जितने भी स्टेट्स है 193, वो सबने इसको एग्री करा। चलो, इसके अंदर क्या है, इसमें ये बोला गया कि भैया जो राइट्स हैं हर एक चाइल्ड के, ठीक है, चाहे वो सिविल बेसिस पर हो, पॉलिटिकल राजनीतिक हो, सोशल सामाजिक हो, इकोनॉमिक तरीके से हो, कल्चरल तरीके से हो, सांस्कृतिक, यानी किसी भी तरीके से अगर आपके राइट है, नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार, हर बच्चे को हक है, हर बच्चे का इन पे राइट है, ठीक है। इसने इस बात को बोला। अब इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इसको एक बार आप देखेंगे, CRC के अंडर में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि राइट टू सर्वाइवल, भाई हर बच्चे को यहाँ पे जीवन का अधिकार है। तो सर्वाइवल में क्या, जैसे फूड है, शेल्टर है, ठीक है, हर किसी को भोजन मिले, हर किसी को रहने के लिए घर मिले, क्लॉथ मिले, हर इंसान अपनी डिग्निटी के साथ यहाँ पे रह पाए। अच्छा, प्रोटेक्शन का राइट हर किसी को है, मतलब उनके साथ मतलब आप कोई एक्सप्लॉयटेशन उनको नहीं करोगे, ठीक है, संरक्षण उनका करना है, उनको किसी भी तरह की अब्यूजिंग वगैरह, मारना पीटना, ये सब नहीं होगा। राइट टू पार्टिसिपेशन, यहाँ पे हर बच्चे का अधिकार है कि भाई वो भागीदार करे, हर एक चीज़ के अंदर अपनी भागीदारी करे, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर बच्चे के अंदर, हर बच्चे का अधिकार है कि वो क्या करके जो भी चीजें हो रही हैं उसके अंदर बेसिकली उनका पार्टिसिपेशन, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। एंड राइट टू डेवलपमेंट, हर बच्चे का डेवलपमेंट का अधिकार है। CBSE मतलब जितने भी फैक्टर्स होते हैं आपके मनोवैज्ञानिक, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं, चाहे वो सोशल तरीके से हो, चाहे इमोशनल तरीके से हो, चाहे लिंग्विस्टिक तरीके से हो, चाहे शारीरिक, ठीक है, यानी फिजिकल तरीके से हो, चाहे बाल, किसी भी तरीके से हो, हर बच्चे को पूरा का पूरा उनको डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो भी चीजें डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो हर बच्चे को यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अब हम बात करते हैं, डेट इज कॉल्ड यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ जो कि 1946 में इन्होंने किस चीज के बारे में, इन्होंने भैया शिक्षा के बारे में बात करी, हेल्थ के बारे में बात करी, ठीक है। मिसबिहेव मतलब कोई भी जो बच्चों के साथ आप मिसबिहेव करते हो, उनके साथ शोषण करते हो, उनको मारते हो, पीटते हो, उनको कैद में रखते हो, ठीक है, उनको खाना नहीं देते, उनको जो है बेसिकली आप अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हो, किसी भी तरह का मिसबिहेव के खिलाफ ये 1946 में आया। ये कुछ आप इन लोगों के ना ईयर्स याद रख लेना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, बताओ यूनिसेफ ने कब दिया, ठीक है। या फिर दूसरा आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकारों का सार्वभौमिक जो घोषणा थी उसके बारे में 1948
में करेगी और यहाँ पे जो मेन बात करेगी राइट्स ऑफ चिल्ड्रन और वुमेन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये दोनों कहते हैं भैया इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करोगे, उनको भेदभाव से मुक्ति का अधिकार है, इनको जीने का अधिकार है, ठीक है। क्या होता है कि बच्चों को जैसे मार दिए जाते हैं, कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है, वुमेन्स वगैरह को जीने नहीं देते, पीट पिटाई, तो ये सब नहीं चलेगा। उसके बाद इसी तरीके से 1924 के अंदर जेनेवा डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है, बाल अधिकारों पर जेनेवा की घोषणा हुई जो कि बेसिकली फूड, क्लॉथ और मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर थी। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1959 के अंदर बाल अधिकारों की घोषणा, जो बेसिकली एजुकेशन, सोशल, कल्चरल एक्टिविटीज की मतलब हर चीज में बच्चों का यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। उसके बाद ILO कन्वेंशन आया, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को जो है ना श्रम के अंदर लगा देते हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं उनसे लेबर कराई जाती है, उनको लेबर वाला काम दिया जाता है कि चलो ये ढो के चलो, ये करो, है ना, समझ रहे हैं आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बड़े एक इंटर उसको कहते हैं लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके ILO, ठीक है, तो इसको कराया गया। तो यहाँ पे और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा हैजार्डियस जो कंडीशंस वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे बच्चों को काम के लिए लगा दिया जाता है, जैसे कांच वगैरह की फैक्ट्री में, इस तरह की फैक्ट्री में बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से काम कराते हैं। सोचो वो उनके लिए कितना डेंजरस होता है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इसको यूज करना है, इसीलिए ILO वाला आया। इसके बाद है डिक्लेरेशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन इमरजेंसी एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो मतलब आपने देखा ना जो महिला और जो जब कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं इमरजेंसी वगैरह में, उस केस में उन लोगों की वहाँ पे हमें प्रोटेक्शन करना 1974 में आया ये, ठीक है। तो आपातकाल जब इस तरह के सशक्त संघर्ष जो होते हैं तो महिला और बच्चों की यहाँ पे सुरक्षा करनी है, तो उस तरह की घोषणा करी गई। इस तरीके से इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड जो कि 1979, यहाँ पे बच्चों के अधिकार की उनकी रक्षा करना है, उनके प्रचार को महत्व देना है, उनके बीच में क्या है जागरूकता फैलानी है, उन पर जितनी भी उनको अंदर बेसिकली उनके लिए चुनौतियाँ आती हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं उन सब की यहाँ पे बात करी गई है। इस तरीके से UNCRC जो कि मैंने पहले भी बताया, अगेन मैं बता रही हूँ, ये 1989 के अंदर आया, ठीक है। आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा ही तेज बोल रही हूँ ना कंप्यूटर की तरह तो थोड़ा सा आप अपनी फ़ोन की स्पीड को कम कर लेना, ठीक है, तो सब चीज़ ओके हो जाएगी। तो क्योंकि थोड़ा बड़ा सा है ये, तो जल्दी जल्दी से कवर भी करना है, ठीक है। और इसके बाद देखो MCQ वगैरह के लिए है कि भाई ये मेरा लास्ट है क्योंकि मेरा खुद का भी पेपर आ गया है। सो आप लोग भी अपनी बस तैयारी करो, और MCQ के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं जो MCQ की प्रैक्टिस करा रहे हैं यार, इतना आप कर लोगे सफिशिएंट है। बस मेन फोकस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो, और एक बार अपने सिलेबस को सारी चीज़ों को रिवाइज करो। सारे लेक्चर, सारा सिलेबस मैंने भी कवर कराया है, आप चाहें तो। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में आपको दिया है कि आपको नोट्स बनाने की भी नीड नहीं है, बस आप उसको सिर्फ अपना रिवीजन कर लो, आराम से एक बार देखो और सारा रिवाइज करते चले जाओ, ठीक है। आपको कॉपी में लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो एक बार उससे थोड़ा ना गो थ्रू हो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है UNCRC, यहाँ पे ये ह्यूमन राइट ट्रीटी के लिए था, यानी मानव अधिकार संधि। इसके अंदर जितने भी अधिकार है, भी मानव को हर तरह का अधिकार है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सिविल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल, हेल्थ, कल्चरल, हर तरीके का अधिकार। फिर एक तो 1918 में आया, और इसी के अंदर एक CRC आती है जो कि 1990 में, इसमें भी यही सारे राइट्स के बारे में बात करी गई है, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल राइट्स, हर तरह की बात। अब आता है NCPCR, एन का मतलब यहाँ पे यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, एक नेशनल कमीशन बनाया गया प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए। इसमें यह था कि जितने भी 0 से 18 साल के बच्चे होते हैं, पहली बात तो बच्चों वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है, उन्हें बच्चा माना जाता है, वो बड़े नहीं हो जाते, वो एडल्ट नहीं हो जाते। इसके बाद ये बोला गया कि जितने भी लॉ हैं, जितनी पॉलिसीज हमारी कंट्री में, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जितने कानून नीतियों बच्चों के अधिकार के अनुरूप हो, इस तरह के कानून बनाओ कि भैया वो उसमें उनको भी इंक्लूड करना है, जितनी पॉलिसीज लॉज बनाओगे वो उनको भी रख के बनाओगे, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। अब बात आता है, देखो 4 प्रिंसिपल्स थे UNCRC के, ये आप ध्यान से सुन लेना क्योंकि प्रिंसिपल्स की बात करी गई है सिलेबस में, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो 4 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? सबसे पहला था नॉन डिस्क्रिमिनेशन, की गैर भेदभाव, जो भी आप क्या किसी के मतलब आप कोई भी कास्ट, रिलीजन, ठीक है, किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज़ के प्रति आप जो है आप बच्चों के बीच में, किसी के भी बीच में क्या नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे, हर बच्चा इक्वल है। इस तरीके से बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसको करने का पूरा अधिकार है। उसकी जो भी थॉट्स ऐसे इसमें इच्छाएं आ जाती हैं, भाई किसी का कोई भी थॉट है, किसी की ऐसी दृष्टिकोण है, कैसी भावना है, हर चीज़ पे आप क्या है उनको क्या दोगे, पूरा अधिकार है बच्चों का, ठीक है। उसके बाद राइट टू सर्वाइवल लाइफ एंड डेवलपमेंट, हर बच्चे का जीने का अधिकार है। मतलब सर्वाइवल लाइफ में वही चीज़ आ जाती है कि फूड, शेल्टर, क्लोथ हर बच्चे को प्रोवाइड होना चाहिए, हर बच्चे को पहनने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें कपड़ा नहीं मिलेगा, तुम्हें घर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? सबका पूर्ण अधिकार है, ठीक है, यहाँ पे कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि CBSE, भाई हर बच्चे को डेवलपमेंट होने का अधिकार है। हर बच्चे का है कि हर बच्चे क्या करे, विकास करे, हर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर से बच्चा विकास करे, उसके हर तरीके के जितने भी उसके फैक्टर्स होते हैं उन सब के अंदर क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। यानी कि CBSE फैक्टर्स का डेवलपमेंट हो बच्चे के अंदर, उनको एजुकेशन का राइट है, उनको हेल्थ का राइट है, उनको कल्चरल राइट्स हैं, ठीक है।
इसके बाद आता है रेस्पेक्ट फॉर द व्यू ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के जो भी विचार हैं उनका बेसिकली आपको सम्मान करना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने इंक्लूड करी है, इससे आप ये देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए इंक्लूजन और पार्टिसिपेशन इसमें आ जाता है कि बच्चे की हर चीज़ में क्या होगी, भागीदारी होनी चाहिए, उनके जो भी व्यूज़ हैं किसी चीज़ को लेके, जो भी आप चीज़ रखोगे उसको इंक्लूसिव तरीके से रखो, यानी समावेशी तरीके से रखो, ठीक है। अब आते हैं गाइडलाइंस ऑन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रंस। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई है बच्चों की सुरक्षा और बच्चों की किस पे कुछ निर्देश हैं, ठीक है। चलिए, दिशा निर्देश है, मैं कह रही हूँ, ठीक है, यस, ये क्या है, कुछ इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर कौन कौन सी चीज़, भाई बच्चों की सेफ्टी के लिए अब आप देख सकते हो, जैसे क्या होता है ना, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जो आपके नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, कैलेमिटी आ जाती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो उस केस में बच्चों को प्रोटेक्ट करना है आपको, जो भी उनको स्वास्थ्य संबंधी जो खतरा आता है, उनको जो हेल्थ रिलेटेड इशूज़ आते हैं, उनसे आपको वहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। बच्चों के साथ जो भी कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, जैसे मान लीजिए अब्यूजिंग उनके साथ करी जा रही है, कोई उनके साथ मान लीजिए वायलेंस हो रहा है, ठीक है, हिंसा और दुर्घटना, इन सब में बच्चों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। अब आपने देखा होगा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी चलती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको रोकना है, ठीक है, ये सब चीज़ों से बच्चों को बचाना है। तो ये कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स होते हैं। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ अब ऐसे हमारे संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि कुछ आर्टिकल्स जो आपको अच्छे से समझ के जाने हैं, जैसे कि आर्टिकल 21A और 21A को जो करा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल, CAA का मतलब है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 के थ्रू, ठीक है, 2002 में इसको जोड़ा गया, 21A क्लॉज में रख दिया। तो इन्होंने बोला कि हर बच्चे को क्या है, राइट टू एजुकेशन है, जो भी बच्चा 6 से 14 साल की उम्र का, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। और इसी में ही ना एक आ जाता है, ये जो राइट टू एजुकेशन है ना, डेट इज RTE 2009, इसको भी हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 21, यस 21A मैंने पहले लिख दिया, 21 बाद में, ठीक है। तो 21 को देख लो, इसमें यह है कि भैया जीवन और सम्मान के अधिकार की रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना, उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है, ठीक है, और उनका जो सम्मान है, उनकी रिस्पेक्ट, इन सब का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 39E, इसके अंदर क्या आ जाता है कि राज्यों के बच्चों के दुर्व्यवहार को मतलब बचाना, मतलब उन बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका जो लाइक आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट वगैरह किया जाता है ना, उनको चाइल्ड लेबर वगैरह, इन सब से आपको बेसिकली बचाना है। और 39F के अंदर क्या आ जाता है कि भैया हेल्थ रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड हो, उनका जो शोषण हो रहा है, जो हैरेसमेंट वगैरह हो रहा है, हरासमेंट, ठीक है, एंड जो भी मतलब इन सब चीज़ों से बच्चों को यहाँ पे बचाना है। जो तस्करी वगैरह बच्चों की करी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, और जो वही मैंने आपको बताया जाए चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह है, और जो इस तरह की चीज़ों से यहाँ पे बच्चों को बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करना है। अब कुछ हम राइट्स पढ़ते हैं जो एजुकेशन के रिगार्डिंग है, ठीक है। सबसे पहले 28 के अंदर देखते हैं। 28 के अंदर क्या दिया गया है, इन्होंने दिया 28 में कि जो फ्रीडम हैज़ टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड रिलीजियस वर्शिप, ठीक है। सबसे पहले तो हर बच्चे यहाँ पे हर किसी को अधिकार है कि जो जिसका जो मन करे वो उस धर्म को अपना सकता है, ठीक है, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी। तो ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, हर बच्चे को यहाँ पे बेसिकली फ्रीडम है किसका, अटेंडेंस एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। उसके बाद आता है 29 की राइट ऑफ एडमिशन, भाई हर बच्चे को अधिकार है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने का। 45 कहता है कि प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, इनको याद रखना कि कौन से आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है। तो यहाँ पे है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और 46 के अंदर बोला है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, भाई जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटीज़ के, उनके लिए भी एजुकेशन और कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ लीगल प्रोविजन है, आईपीसी की धारा जो आपने पढ़ा होगा ना कि ये सेक्शन वो यानी कि इंडियन पैनल कोड, आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पैनल कोड, ठीक है। तो इसमें कुछ धाराएं हैं, कुछ सेक्शंस हैं, इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे कि 305 कहता है कि बच्चे द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाना, ठीक है। जब आप बच्चों को क्या करते हो ना, आत्महत्या के लिए उसको उकसाना बच्चे के द्वारा, ठीक है, किसी को, तो वो धारा 305 में आ जाता है। उसके बाद 323 में आता है स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। 325 आता है स्वेच्छा से जब गंभीर चोट पहुंचाना। 326 में खतरनाक हथियारों या साधनों का बेसिकली आपने यूज़ करा है और उसके बाद स्वेच्छा से उसको चोट पहुंचाइए। 352 में आता है हमले या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो। 54 में महिला की लज्जा भंग करना। 506 में आपराधिक धमकी आ जाती है और 509 में किसी महिला की लज्जा का अपमान करने के इरादे के साथ व्यवहार या कार्य, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन 2009 RTE जिसको बोला जाता है शिक्षा का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। तो इसमें क्या है, इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ये है कि भैया जितने भी 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं, हर किसी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और साथ में एजुकेशन का क्या करना है, यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब उसका सार्वभौमीकरण आपने करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो था, पहली बात तो ये राज्यसभा में पास करा गया जुलाई 2000 यानी कि 20 जुलाई 2009 में इसको राज्यसभा से पास करा गया। फिर लोकसभा से इसको 4 अगस्त 2009 को पास करा गया। फिर प्रेसिडेंट ने इस पे सिग्नेचर करे 26 अगस्त 2009 को। उसके बाद इसकी एनफोर्समेंट इंप्लीमेंट जब आया, ठीक है, यानी कि इसको जो लागू कर दिया गया वो बेसिकली 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के वहां पे नहीं करा गया। उसके बाद HRD मिनिस्टर, उस टाइम पे जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर थे वो बेसिकली कपिल सिब्बा जी थे। एंड उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, RTE के अंदर 7 चैप्टर हैं, एक शेड्यूल और 38 सेक्शंस हैं। मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे शो करा है नीचे, ठीक है, बट सारी चीज़ें एकदम से आप देख लेंगे, बस शॉर्ट में है थोड़ा कि मतलब कौन से सेक्शन में क्या चीज़ है। अगर हम चैप्टर 1 की बात करते
करते हैं, जो कि जिसके अंदर इंक्लूड है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बात करते हैं, यानी कि चैप्टर 1 सेक्शन से लेके यानी कि 1 से लेके 2 तक इसके अंदर इंक्लूड है, प्रारंभ की बात करता है। तो इसमें क्या है, जो हमारा सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 कहता है कि राइट टू चाइल्ड, ठीक है। अब आपको अगर पूछ ले कि बताइए ये कौन से सेक्शन में बोला गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइट है चिल्ड्रन का टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए, हर बच्चे का अधिकार है, हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये 2009 एक्ट जो था RT, ये बेसिकली सेक्शन 1 के अंदर है। सेक्शन 2 में बोलता है कि भैया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चिल्ड्रंस, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है कि भैया गवर्नमेंट का भी रोल हो, चिल्ड्रन हो, वीकर सेक्शंस देखा जाए, एलिमेंट्री एजुकेशन हो, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन उन्हें बोलते हैं जो लाइक अलग अलग कैटेगरीज के आ रहे हैं, जैसे OBC हो गए, SC ST हो गया, ठीक है, PSWD, जिनको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल रहा है। इस तरीके से जो स्कूल मतलब कैसे कि भैया अलग अलग तरीके से स्कूल आपको बनाए, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स ही बनाओ, प्राइवेट बनाओ, ठीक है, एडेड स्कूल्स बनाओ, स्पेशल स्कूल्स बनाओ, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड करा है। इस तरीके से कुछ आपने नेशनल कमीशन बनाना है चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए, तो ये सब सारी बातें किसमें कही गई है, सेक्शन 2 में कही गई हैं। इसके बाद आता है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये जो बात करी गई है सेक्शन 3 से लेके 5 में इसको बोला। फिर सेक्शन 6 से लेके 11 में बोला गया है कि ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स की बात आ जाती है। सेक्शन 12 से लेके 28 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। 29 से लेके 30 में कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और उसके करिकुलम किस तरीके से रहेगा वो सब देखा, यानी कि पाठ्यक्रम वगैरह कैसा रहेगा, ठीक है, पाठ्यचर्या। उसके बाद है सेक्शन 31 से लेके 34 प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। 35 से 38 मिसलेनियस है। अब इसमें जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अलग से लिखा है, जैसे कि इसमें आपको सेक्शन 3 अच्छे से पढ़ना, जो कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया। सेक्शन 17 जो कि बात करता है कि चिल्ड्रन विल नॉट फिजिकली पनिश, मतलब ये सेक्शन 17 के अंदर आता है कि जो बच्चे हैं उसको अब क्या है ना कि अब बच्चों को आप मार पीट नहीं सकते, स्कूल में फिजिकली पनिश नहीं कर सकते, उनको आप कुछ भी अब्यूजिव वर्ड्स, वो गाली गलौच नहीं दे सकते हो, उनको आप मेंटली हैरेस नहीं कर सकते हो, हैरास, ठीक है। तो ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनका यानी कि आप हैरेसमेंट नहीं करोगे, उनका अब्यूजिव वर्ड्स नहीं दोगे, उनको कोई फिजिकली तरीके से उनको पनिश नहीं करोगे, तो ये सब चीज़ें अब मतलब क्या कर दी गई है, बिल्कुल ये रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है किसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपका सेक्शन है, ठीक है। तो ये सब आपने बेसिकली यहाँ पे देखना है। इसके बाद ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसमें एक है सेक्शन आपका 19। सेक्शन 19 कहता है कि इसके अंदर कुछ स्कूल्स के स्टैंडर्ड नॉर्म्स की बात करी गई है, यानी स्कूल भवनों के कुछ मानदंड की। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सबसे पहले क्लासरूम, ऑफिस, हेडरूम। भाई स्कूल के अंदर एक पर्टिकुलर क्लासरूम भी हो, ऑफिस भी हो, एक हेडरूम हो, उसके अंदर बैरियर फ्री एक्सेस हो, यानी कि मतलब इस तरीके से कोई भी चीज़ बैरियर ना बने, कोई भी चीज़ बाधा ना बने, बाधा मुक्त हो। जैसे मान लीजिए कोई अगर विकलांग बच्चा पढ़ रहा है तो उसके हिसाब से वहाँ पर उसको क्या हो, सारी की सारी फैसिलिटीज़ उसको दी जाए, कोई भी चीज़ उस बच्चे के मतलब पढ़ाई के अंदर बाधा ना बने, ठीक है। इस तरीके से सेपरेट टॉयलेट्स बनाओ, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पीने के पानी की स्वच्छ व्यवस्था हो, किचन हो, ठीक है, मिड डे मील के लिए, ठीक है, प्लेग्राउंड बच्चों के लिए होना चाहिए, और सिक्योर एक बॉडी, एक मतलब सिक्योर स्कूल बिल्डिंग होनी चाहिए। तो ये जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड है। सिक्योर स्कूल बिल्डिंग कैसी होगी, पहले ये नहीं कि मतलब बहुत सुंदर सा पेंट करा है, नहीं, मतलब एक सिक्योरिटी के साथ, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जा रहा है, जब मन करा कोई बाहर का आ गया, अजनबी आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासरूम्स हो प्रॉपर, हर चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ हो, रिसोर्सेज हो, तो इस तरीके से लाइब्रेरीज हो, ठीक है, ये सब है, कैंटीन्स हो। उसके बाद आता है गाइडलाइंस, कुछ अब इसमें गाइडलाइंस हैं फॉर द एफर्मेटिव एक्शंस के लिए, यानी कि सकारात्मक कार्रवाई के लिए कुछ ऐसे क्या है, दिशा निर्देश हैं, ठीक है, मैं इसको निर्देश क्यों बोलती हूँ, डेट इज कॉल्ड दिशा निर्देश। उसके बाद इसमें क्या आता है, इसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि पहली बात तो लोकेशन ऑफ स्कूल कहाँ होगी, ठीक है, बिल्डिंग की बात करी गई है, कैंपस वगैरह आप उसमें इंक्लूड करोगे, ठीक है, कैंपस ऐसा हो कि उसमें सारी प्लेग्राउंड फैसिलिटीज़ हो, अच्छा कैंपस हो, खुला वातावरण हो, क्लासरूम वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है, टीचर स्टाफ की बात करिए, टीचर भी हो, स्टाफ हो, ठीक है, ट्रिप्स थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या कीजिए, ट्रिप्स वगैरह आपको करनी है, थोड़ी यात्राएं वगैरह पे बच्चों को लेके जाओ, ठीक है, ये सब चीज़ें, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है, टॉयलेट्स हैं, मिड डे मील है। पनिशमेंट मतलब वही चीज़ है कि पनिशमेंट में भी आप फिजिकली तरीके से पनिश नहीं कर सकते हो बच्चों को, ठीक है, चाइल्ड अब्यूज़ बिल्कुल मना है, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा स्कूल एनवायरनमेंट, इन सब पे आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं कुछ स्कीम्स की, ठीक है, जल्दी से इसको आप देखेंगे, जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान SSA जो कि 2018 में आई है। तो इसमें जो बात करेगी सबसे पहले प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक की बात करता है। ये बेसिकली स्कूल इफेक्टिवनेस, स्कूल के अंदर प्रभावशीलता लाने में उसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, स्कूल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की बात करता है। यहाँ ये कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है स्कूलिंग बच्चों को, और साथ में एक अच्छे से अच्छे उनके क्या होने चाहिए, एक इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर 3 स्कीम्स इंक्लूड है, एक तो आपका SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, इसके बाद है TE यानी टीचर एजुकेशन, और एक इसमें RMSA यानी कि राष्ट्रीय जो आपका माध्यमिक क्या है, आपका माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, ये चीज़ इंक्लूड है। तो इन सब का एक एम क्या है, इन सब का एम अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव, तो वो यही है कि भैया इंक्लूसिव यानी समावेशी और इक्विटेबल शिक्षा प्रोवाइड करो, एजुकेशन क्वालिटी वाली एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद एनहेंस की लर्निंग आउटकम्स को जो कि एनहेंस करे, उसके बाद जेंडर गैप्स को, जो जेंडर गैप्स हैं, ठीक है, उनको थोड़ा कम करना है, और साथ में वो जो आपका ये ना प्रमोटिंग डेट इज क्या
वोकेनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इसको बेसिकली आपको प्रमोट करना है। उसके बाद है इंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड्स इन स्कूल। तो ये कुछ चीज़ों को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड्स बना के आपको जो हो सकता है उसने को आपको बेसिकली मेंटेन करना है, उसको इंश्योर करना है। उसके बाद आता है मैटरनिटी बेनिफिट, जो कि 2017 में आई। तो इसके अंदर क्या है, ये अंडर MWCD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में है। इसमें यह है कि भैया जहाँ भी आप एक क्या करेंगे, आप लोग एक क्रेशे वाली जो एक फैसिलिटीज़ होती है वो बेसिकली प्रोवाइड करेंगे। इस तरह के जितने भी आपकी जगह है जहाँ पे 50 से 50 ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, और एक इस बच्चों को दी जाएगी भाई जो भी 6 मंथ से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए होगी। और यहाँ पे ये भी है कि मतलब चाहे तो आप वर्क फ्रॉम होम भी वुमेन्स कर सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा जो लीव थी, पहले लीव 12 वीक हफ्ते की मिलती थी, अब उसको बढ़ा के 26 वीक की कर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से चाइल्ड लेबर के लिए आता है, जो कि प्रोविजंस एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, 2016 में ही आया। तो यहाँ पे आपने देखा होगा चाइल्ड लेबर जो हैजार्डियस ऑक्यूपेशन जो है इसको बिल्कुल मना है। इस जगह पे बच्चा काम नहीं करेगा 14 साल से कम है। हाँ, वो एम्प्लॉयमेंट कर सकता है लेकिन वो हैजार्डियस ऑक्यूपेशन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। इसमें एक एडोलेसेंट लेबर की बात करी जाती है जो 14 से लेकर 18 साल को बोला जाता है, ठीक है। तो ये 14 साल से लेकर 18 साल के जो बच्चे होंगे वो किसी भी जगह अच्छी जगह एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं जहाँ पे उनकी जान को उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जो इस तरह के जो काम होते हैं, इस तरह के काम धंधों में वो बेसिकली काम नहीं करेंगे। उसके बाद है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, RPWD एक्ट जो 2016 में आया। ये उन लोगों के लिए है कि भैया जो भी लोग जिनको किसी भी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको आपको इक्वालिटी है, उनको लाइफ उनको अच्छे से डिग्निटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, यूनिटी होनी चाहिए हर एक चीज़ में, चाहे सोशल हो, लीगल हो, इकोनॉमिक तरीके से हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, एजुकेशनल हो, हर तरीके से उनका आपको ध्यान रखना है। उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, उनको सिक्योरिटी दो, उनको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है वो सब चीज़ें दो। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू ये सब रखना है उनके लिए। उसके बाद एक नेशनल प्लान आया एक्शन का फॉर चिल्ड्रन 2016, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय कार्य योजना थी जिसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर बच्चे को प्रोवाइड करी जाएगी, उनके राइट्स होंगे उसको प्रोटेक्ट करा जाएगा, और जो भी मतलब कमज़ोर बच्चे हैं उनको यहाँ पे देखा जाएगा, और जो भी उनकी कमजोरी उसके अकॉर्डिंग उनको जो भी हैं उनके लिए चीज़ें क्या करी जाएंगी, प्लान करी जाएंगी। और वो सब चीज़ें यहाँ पे अब आपने प्लान करने के बाद आपको एक्शन में भी लाना है, ठीक है, यानी कि सिर्फ प्लान करके छोड़ देना है, प्लान करने के बाद उसको एक्शन में लाना है। अब उसके बाद आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 में स्कीम आई थी। तो आपको पता है ये जो भी जेंडर इम्बैलेंस है, ठीक है, उसको कम करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लड़कियों के खिलाफ उसके अगेंस्ट था, यानी कि वुमेन सशक्तिकरण के लिए था एक तरीके से ये, ठीक है, महिला सशक्तिकरण का, प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है, और गर्ल्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो किसमें, एजुकेशन में, ठीक है, गर्ल्स को ज़्यादा पढ़ाना है। उसके बाद आता है एक बाल सुधार गृह, ठीक है, यानी कि ये है दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल जस्टिस यानी केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में ये आया। तो आपने देखा होगा ना कि जो बच्चे कोई क्राइम वगैरह कर देते हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, किसी चीज़ में उनको दोषी ठहरा दिया जाता है, तो उनको ना क्या कर दिया जाता है, जो मतलब थोड़े छोटे होते हैं, है ना, जो अभी क्या होता है ना बालिग नहीं होते, तो उनको फिर बाल सुधार गृह के अंदर डाल दिया जाता है, और वहाँ पे भी उनका प्रोटेक्शन करा जाता है बच्चे का, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए बनाया गया था। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम जो सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं ना, कि पॉस्को, ठीक है, ये पॉस्को वाला आता है इसमें, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉस्को वाला आया, तो इसके अंदर क्या बोला गया, ठीक है, एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। हाँ, तो ये जो ऑफेंसेस वाली बात करी गई है, ठीक है, इसमें पॉस्को, तो इसके अंदर जो आता है ये 2012 के अंदर आई थी, ठीक है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। इसमें जो भी आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, ठीक है, हैरासमेंट यानी कि यौन उत्पीड़न जो होता है बच्चे के खिलाफ, या फिर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह आ जाती है, या किसी भी तरह का बच्चों को अगर आप सेक्सुअल तरीके से ऑफेंस करते हो तो वो पॉस्को के अंदर आ जाता है। तो ये इसके अगेंस्ट ये एक्ट बनाया गया, लॉ बनाया गया, रूल बनाया गया, ठीक है। तो पता है हमारे घर पे तो इसकी बहुत मोटी मोटी बुक्स वगैरह पापा की रखी हुई हैं, क्योंकि जो मेरे मतलब पापा जी हैं, माय फादर, वो मतलब इसी में ही है, मतलब कोर्ट में ना पॉस्को का ही है उनका सारा ये, तो इसी के अंदर ADGC हैं। तो मैं तो बहुत अच्छे से मुझे पता है पॉस्को का, तो मुझे बहुत जानकारी है कि कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन सी धाराएं इसमें लगती हैं, कौन कौन से बहुत चीज़ें हैं, मतलब मैंने काफ़ी बुक्स उसकी पढ़ी हैं। सो उसके बाद आता है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम यानी कि ICPS 2009, तो एकीकृत बाल संरक्षण योजना। इसमें क्या होता है कि इंश्योर करना है एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर बच्चों के लिए, और मतलब एक तरीके से ना बच्चों को यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना है, तो उनको एक आपको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देना है। जब कोई भी ऐसे डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं, कोई इस तरह की बच्चों की जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको आप किस तरीके से प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दोगे, उसके लिए था ये। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया जो 2006 में, आपने देखा होगा बाल विवाह जो होता है, ठीक है, उसको निषेध माना गया, भैया नहीं, तो ये चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट था। तो चाइल्ड मैरिज आपने देखा होगा पहले बाल विवाह बहुत होते थे, ठीक है, हमारे मॉम डैड के ज़माने में बहुत बाल विवाह होते थे, अभी भी काफ़ी जगह होते हैं बट अब स्टिल कम है।
ठीक है, बट अभी भी हैं, काफ़ी जगह अभी भी होते हैं, ठीक है, राजस्थान वगैरह साइड में और हरियाणा साइड में ये सब। इस तरीके से गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो पहले जो गर्ल्स की एज थी वो 18 थी, लेकिन अब 18 से बढ़ा के गर्ल्स की एज भी 21 ईयर्स कर दी गई है। ठीक है, बालिग कब मानी जाएगी लड़की? जब 21 साल की, तभी आप शादी करोगे, उससे पहले नहीं। और लड़कों की तो है 21 शुरू से। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आता है एक और आता है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ये 1994 में, या आपने क्या था, आपने देखा होगा कि जब पेट में बेबी होता है तो पहले क्या होता था ना कि चेक कराने चले जाते थे, है ना, और जेंडर पता लगाने, गर्ल है या बॉय है, तो गर्ल होती थी तो वही कन्या भ्रूण हत्या हो जाती थी। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये सब चीज़ें करी गई हैं। ठीक है, और पहले क्या होता था, सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा कम होता चला जा रहा था, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए, और थोड़ा सा जो लोगों का माइंड सेट था ना कि लड़कियाँ ये, लड़कियाँ वो, ये सब, तो वो सब चेंज करने के लिए। तो वही है भैया, लड़कियों को पैदा करो, लड़की पढ़ाओ, लड़की बढ़ाओ, लड़की देश का नाम रोशन करे हैं। तो अब लड़का लड़की एक समान, कोई भेदभाव नहीं है। अब कुछ नेशनल, कुछ ये आपकी हिस्टोरिकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन के अंदर। तो ये प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करते हैं, इसको आप लोग समझते चलेंगे। देखो ये जो, अब अगर आप चाहें तो इसको भी ना भी देखिए ना, तो जो अध्ययन मंत्रा वाली बुक है उसमें A to Z सेम ये वाली चीज़ ऐसी दी हुई है, बहुत अच्छे से दी हुई है उन लोगों ने। तो ये चीज़ मुझे उसमें बहुत बेस्ट पार्ट लगा था। ठीक है, तो ये सारा इसी तरीके से आप चाहें तो वहाँ से भी डायरेक्टली पढ़ लेना। इसमें क्या है ना, चार्टर एक्ट के बारे में दिया है, 1813 में आया, जिन्होंने कुछ स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बात करी, और इन्होंने 1817 में एक हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अंदर स्टैब्लिश करा। इस तरीके से माइक्रो माइन्यूट आया 1835, जहाँ पे इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंग्लिश को लेके आए और जेंडर बाइस की यहाँ पे बात करी कि उसको रिमूव करना है एजुकेशन से। फिर वुड डिस्पैच 1854, इसको बेसिकली मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंग्लिश एजुकेशन का, और इन्होंने यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी का सेटअप करा, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता 1857 में। उसके बाद हंटर कमेटी 1882 यानी से लेकर 83, जिसके अंदर जिसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने फ्रेगमेंट करा एजुकेशन को, तोड़ा प्राइमरी और हायर एजुकेशन में, और इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ का सजेशन दिया। ठीक है, कि मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी शुड ऑल्सो, वो भी एक एफिलेटेड कॉलेज के थ्रू बेसिकली एफिलेट होनी है। जो मतलब जो कॉलेजेस वगैरह होंगे वो भी बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू एफिलेटेड होता है ना। जैसे कोई भी आपका कॉलेज होता है B.Ed, तो वो एक यूनिवर्सिटी के अंडर है कि भैया कौन सी यूनिवर्सिटी से है, इस यूनिवर्सिटी से है, ये कौन सा कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ये उससे है। तो इस तरीके से नेशनल काउंसिल आई एजुकेशन के 1906 में, जहाँ पे इन्होंने सेटअप करा एक स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स को। इन्होंने बात करी है एक स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स की, कुछ टीचिंग ट्रेडिशंस की, कल्चर की, मोरल्स की, कि भैया ये सब चीज़ें होनी चाहिए, अपनी खुद की वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर। इन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी बंगाल में भी स्टैब्लिश करी। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 में, इसको सैडल कमीशन भी कहा जाता है। इन्होंने वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करी, इन्होंने ऑटोनॉमी बढ़ाना है इंस्टीट्यूट के अंदर, डिग्री कोर्सेज होने चाहिए 3 साल के, फैसिलिटीज होनी चाहिए ट्रेन टीचर्स के लिए, एक ऑनर्स कोर्सेज को रेगुलर कोर्सेज से अलग करने की बात करी, एंड सेटअप उन्होंने एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन 1920 को सेटअप करा, और जो कि अबॉलिश खत्म भी कर दिया गया। ठीक है, 1923 में। उसके बाद हर्टॉग कमेटी आई 1929 में, इन्होंने वही है इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ, इन्होंने बोला कि भैया थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव करो, एंड एक कंट्रोल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को दोबारा से उन्होंने स्थापित करने की बात करी। फिर एक जाकिर हुसैन कमेटी 1937 से 98 तक, ठीक है, 37 से 38 तक, इसको बोला जाता है वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन इसको बोलते हैं। ये एक बेसिक एजुकेशन ही बोलते हैं इसको, नई तालीम बोलते हैं, या फिर बुनियादी तालीम भी इसको बोला जाता है नाम। इसके अंदर वही बात करेगी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 7 से 14 साल के बच्चों के लिए, एक करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए इन्होंने बोला, ठीक है, लचीला होना चाहिए आपके पाठ्यक्रम, इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए मदर टंग के अंदर आप इंस्ट्रक्शन दोगे, फ्री एनवायरमेंट दोगे बच्चों को भी और टीचर्स को भी, क्राफ्टेड सेंटर टीचर्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि रोजगार बढ़ाने के लिए शिल्प केंद्रित शिक्षण भी आप प्रोवाइड करोगे, और जो स्ट्रेस होता है उसको थोड़ा कम करके इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड रिलीजियस एजुकेशन को भी आप अपने करिकुलम के अंदर इंक्लूड करोगे। तो इस तरीके से सर्जेंट रिपोर्ट आई 1944 में, इसको एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट भी बोला गया, या फिर इसको एक पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बोला गया। इसके अंदर टीचर ट्रेनिंग की बात आती है, स्कॉलरशिप जो बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है वो इसके अंदर बात आती है, इंस्ट्रक्शन मदर टंग में मिलेंगे ये बात आती है, एकेडमिक स्कूल्स की इन्होंने बात करी, यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन की इन्होंने बात करी, डिग्री कोर्सेज 3 साल के होंगे और सेलेक्टिव एंट्री होगी कोर्सेज में, इन सबकी बात करते हैं। अब हम पोस्ट के बाद पढ़ते हैं, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद कुछ जैसे कि राधा कृष्णा कमेटी 1948 से 49, तो इसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ही बोलते हैं। इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होगा, ठीक है, इस सब की बात करी है। इन्होंने कुछ लिमिट की बात करी है, ठीक है, और नंबर है ना, यानी कि कुछ हम एक क्या करेंगे, हम एक मतलब सीलिंग करेंगे, ठीक है, सीलिंग लिमिट ऑन नंबर्स पे, आवर्स कितने घंटे की फैकल्टी मतलब आपको पढ़ाना है, कितने घंटे का स्कूल होना चाहिए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एक रिलीजियस एजुकेशन आपको देना है डिग्री प्रोग्राम्स में, वुमेन्स एजुकेशन को एनकरेज करना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को आपको स्टैब्लिश करना है, और यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करी। फिर इस तरीके से आपका क्या है, डेट इज कॉल्ड
मुदिलायर कमीशन आया जो कि 52 से 53 में आया। इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ही बोला जाता है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्टेब्लिशमेंट करा कि जो स्कूल होना चाहिए वो लाइक मल्टीपर्पज स्कूल की तरह होना चाहिए। तीसरा इन्होंने बोला कि 3 साल की सेकेंडरी और 4 साल की हायर सेकेंडरी सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे बोली है बात। एंड उसके बाद आती है आपकी क्या, डेट इज कॉल्ड श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1958। इन्होंने जो बात करी है बेसिकली वुमेन्स, इन्होंने एक नेशनल कमेटी बनाई ऑन वुमेन एजुकेशन। फिर इस तरीके से आपका कौन सी आती है 1961 के अंदर संपूर्णानंद कमेटी, ठीक है। इस कमेटी को बोला जाता है इमोशनल इंटीग्रेशन, इसको हम कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन ही बोलते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक ये बोला कि भैया रीऑर्गेनाइज करना है आपको करिकुलम को, दोबारा से अपने उसको देखो, ठीक है। कुछ जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उनको इंक्लूड करो, माइनॉरिटी लैंग्वेज वगैरह पे ध्यान दो, ठीक है। जो बेसिकली एजुकेशनल टूर्स हैं वो सब कराओ, सिंगिंग नेशनल एंथम वगैरह कराओ स्कूल में, स्कूल यूनिफॉर्म, तो ये सारी बातें इन्होंने बोला। अब उसके बाद कोठारी कमीशन 1964 से 66, इन्होंने एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट की बात करी और इसको हम एजुकेशन कमीशन ही बोलते हैं। इन्होंने यहाँ पे जो बात करी वो स्कूल सिस्टम की बात करी है, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए, एकेडमिक फ्री होना चाहिए, टीचर्स एक रीजनल लैंग्वेज को आपको यूज़ करना है, 3 लैंग्वेज, ठीक है। जो आपका है ना कि त्रिभाषा का जो फॉर्मूला है 3 लैंग्वेज वाला सूत्र, वो इन्होंने बोला यहाँ पे इक्वल एक्सेस एजुकेशन में सबको बराबर का वो है, ठीक है, सबको बराबरी के साथ आपको करना है। टेक्स्ट बुक का पब्लिकेशन करो, फिक्स सीट करो, कितनी नंबर ऑफ सीट एक क्लास में हो, रिसोर्सेज अवेलेबल, तो ये सारी बात कोठारी कमीशन करता है। फिर नेशनल पॉलिसी आई एजुकेशन पे 68 में, जिन्होंने रिकंस्ट्रक्शन की बात करी कि एजुकेशन सिस्टम को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी आई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए आई थी बेसिकली, जो 75-76 में आई। इन्होंने बोला कि भैया कार्डर वगैरह बना दो टीचर्स एजुकेटर्स के लिए जो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद ईश्वर भाई, ठीक है, पटेल कमेटी आई 77 में। इन्होंने रिव्यू कमेटी, ये जो कमेटी बनाई गई थी ये रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। कौन सी कमेटी पर, जो करिकुलम 10 ईयर्स स्कूल के अंदर, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप रिव्यू करेंगे, ठीक है, 10 ईयर स्कूल जो होता है ना उसके करिकुलम के ऊपर। उसके बाद आता है, उस पर ध्यान आपको देना है, नेशनल कमीशन टीचर्स 83-85, ये जो थी चट्टोपाध्याय जो थे, ठीक है, इसके उसमें था ये चेयरमैनशिप में। और इनका ये था कि सिलेक्शन ऑन द बेसिस, जो सिलेक्शन होंगे टीचर्स के, रेटिंग स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज़ के, क्योंकि टीचर्स के लिए बनाई गई। तो यहाँ पे जहाँ टीचर्स की बात है वो टीचर्स के लिए, जहाँ चिल्ड्रंस की बात है वो चिल्ड्रन के लिए। पर्सनल इंटरव्यूज़ होंगे, ग्रुप डिस्कशन होंगे, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या होगा, टीचर्स का जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इस तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी वगैरह और जो सोशोलॉजी है एजुकेशन की, एजुकेशन फिलॉसफी, ये सब पार्ट होने चाहिए ट्रेनिंग में। ये सब आपको टीचर्स को पढ़ाना है और उनकी स्किल वर्क्स पे भी आपको ध्यान देना है। फिर नेशनल पॉलिसी आई एजुकेशन प्रोग्राम एक्शन 1986, जिसमें बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, एनरोलमेंट बच्चे का हो, रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि प्रतिधारण हमें करना है और इंप्रूवमेंट करना है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। फिर आचार्य रामामूर्ति कमेटी 1990, जिसमें इन्होंने नेशनल पॉलिसी पे रिव्यू करने के लिए बनाई थी, जो नेशनल पॉलिसी 1986 में आई थी, उसको रिव्यू करने के लिए ये बनाई गई। फिर एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन कमेटी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए थी, जो भी एजुकेशन ना डिस्टेंस होती है उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उसको सारे ध्यान में रखने के लिए 1992 में। फिर नेशनल पॉलिसी आई एजुकेशन 1986 प्रोग्राम एक्शन 1992 में इसको बनाया गया। और इसका यही था कि भैया क्रिएशन होगा किस चीज़ का, कॉलेज का, आफ्टर यूजीसी और अप्रूवल के बाद, ठीक है। एंड यूजीसी जो होगा वो बेसिकली रेगुलेट करेगा जितने भी एडमिशन प्रोसेसर्स हैं उन सबको। एंड फिर उसके बाद नेशनल एडमिशन एडवाइजरी कमेटी आई लर्निंग विदाउट बर्डन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हमने इसको आगे लिखा नहीं। मतलब जो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए विदाउट बर्डन होनी चाहिए, लर्निंग आउटकम्स अच्छे आने चाहिए, बैक में ज़्यादा बोझ ना होकर प्रैक्टिकल तरीके से रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, तो वो सब इसमें आते हैं 1992 में। ये हमने सब पहले पढ़ी है तो इसको एक बार आप अगेन से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट के लिए आई, ये 1993 में बनाई गई। फिर एक यशपाल कमेटी आई 1993 में, इसमें यही था कि जो फिजिबिलिटी, इंप्लीमेंटेशन, रिकमेंडेशन, इन सब पे हमको थोड़ा सा क्या करना है, इसको हमें ध्यान देना है इन सब चीज़ों के लिए, तो आप इसको देखेंगे। फिर एक स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम आया स्कूल टीचर्स के लिए, इसको हम SOPT के नाम से जानते हैं 1994 से 97। फिर आपके जो नेशनल करिकुलम स्टार्ट हो गए, ठीक है, NCF 2000, फिर NCF 2005 है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हम इसको अगेन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसने नहीं डिटेल में पढ़ा है तो मैंने कल ही सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, उसको देख लो, यूनिट 5th में ये सारी चीज़ें। इस तरीके से करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, अभी टीचर एजुकेशन के लिए फ्रेमवर्क आया था 2006 में आया, फिर इस तरीके से 2009 में आया। फिर एक यशपाल कमेटी बना दी गई 2009 में, तो इन्होंने ये बोला कि जो उच्च शिक्षा है उसके दोबारा से हमें क्या करना है, उसको नवीनीकरण करना है और जो उसका कायाकल्प है इन सब पे हमें सलाह देनी है, उसके लिए कमेटी बना दी गई थी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी था कि हायर एजुकेशन रिसर्च के लिए भी एक नेशनल कमीशन बना दिया गया, हायर एजुकेशन रिसर्च के लिए फॉर्मेशन हुआ इसमें नेशनल एजुकेशन ट्रिब्यूनल्स का, जो भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ना इंस्टीट्यूट्स के बीच में, अब उनको कौन सॉल्व करेगा, तो उसको एक नेशनल एजुकेशनल ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये सब बना दिया गया। और एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी देनी है, जो भी स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी किसके थ्रू, सेंटर के थ्रू उनको सपोर्ट जाएगी, तो ये सब चीज़ें। फिर आपने 2009 में RT
पढ़ाई है वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया, ये आया। और फिर 2017 के अंदर मतलब एक कमेटी बना दी गई, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2017 में बनाएगी, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट को 2019 में करा, ठीक है, सबमिट। तो ये जो थी कस्तूरबा, ये दैट इज कॉल्ड कस्तूरी रंजन के चेयरमैनशिप में थी। इन्होंने यही बात करी है कि जो आपकी एजुकेशन है उसके अंदर इक्विटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, मतलब हर बच्चा उसको अफोर्ड भी कर पाए, इस तरह की आपको एजुकेशन रखनी है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करते हैं। ये रिफॉर्मिंग ये बोलते हैं कि जो करंट एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें आपको सुधार करने की जरूरत है। टीचर ट्रेनिंग पे फोकस करने की बात करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं एजुकेशन को, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, एडल्ट एजुकेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है उसकी बात करते हैं। ये कहते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना है आपको ज़्यादा ज़्यादा किसमें, एजुकेशन के ऊपर। और ये फोकस करते हैं वोकेशनल कोर्सेज बाय टीचिंग एटलीस्ट, ये कहते हैं कि वंस सच कोर्सेज फ्रॉम एटलीस्ट, आपको एक बार तो वोकेशनल क्लासेस पढ़ानी है, वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाने हैं 9th से लेकर 12th क्लास में, कभी भी एक बार आपको इसको रखना है। और इन्होंने कुछ ऐसे नेशनल एजुकेशन कमीशन को सेटअप किया, जैसे NHERA वो सेटअप किया। इन्होंने कुछ ऐसी नेशनल कमेटी को सेटअप किया जो कि वोकेशनल एजुकेशन के लिए थी। कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट को बनाया, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे मतलब पाली, पर्सियन, प्राकृत, ठीक है, इन सब के लिए कुछ आपको इंस्टीट्यूट ऐसे बनाने हैं, तो इसकी बात करते हैं। उसके बाद NEP 2020, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, और या न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप इसको कह सकते हो, 2020, तो ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये आपका हो गया ओवरऑल कंप्लीट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, ओके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच।